बातें मत करना भाई, मैं ध्यान से समझाऊंगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना, बट बेवजह की बातें नहीं करना। हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम सोडियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम एंड अदर एलिमेंट्स का एटम किस प्रकार बनाते हैं, एटम किस प्रकार बनाएंगे और एटम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि संयोजकता क्या होती है, धन विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल हम उठाएंगे सोडियम का। जैसे कि आप जानते हो, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने बताया था, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है एंड परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। इसके परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से, और इसके परमाणु भार को हम A से प्रदर्शित करते हैं, Z एंड A। कहीं कहीं पर परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी बोल दिया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि सोडियम का परमाणु किस प्रकार से बनाएं और मतलब कि कौन कौन से स्टेप हमें मतलब कि उठाने चाहिए इसके परमाणु बनाने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट हम जानेंगे कि एक फॉर्मूला होता है Z बराबर T प्लस बराबर E माइनस। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E माइनस, प्रोटॉन का होता है P प्लस एंड न्यूट्रॉन का होता है N0, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को हम E माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P प्लस से करते हैं और न्यूट्रॉन को N0 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, इस पर माइनस लगा होता है, और प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित कण होता है, इसलिए इस पर P प्लस लगा होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये विद्युत उदासीन होता है, इसलिए इस पर 0 लगा होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जी बताइए। ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है, तो हम क्या बताने वाले हैं, यहां पर Z की वैल्यू कितनी है, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटम बनाना होता है तो सर्वप्रथम हमें यह पता करना होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं, प्रोटॉन कितने रहेंगे, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर Z की वैल्यू कितनी है, 11। ये एक तरीके से फॉर्मूले का वर्क करेगा, एंड साथ ही साथ इस वाले फॉर्मूले से हम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहने वाले हैं। साथ ही साथ अब हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल होता है A माइनस Z। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूले की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी है, 11, तो Z की जगह 11 रख देंगे हम, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11 होंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे हम न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे A की, ठीक है ना। हम पता करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, ठीक है ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 23, तो यहाँ पे 23 पुट कर देंगे यहाँ पर, एंड Z की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z इज 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 23 माइनस 11, इट मीन्स 12 आएगी ना। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। अब जब किसी का हमें परमाणु बनाना होता है तो सर्वप्रथम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहां पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है किसी भी चीज का, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 18, इस क्रम में भरे जाते हैं। 2, 8, 18, 32। पहली कक्षा को हम K बोलते हैं, दूसरी को L, और इसको M बोलेंगे, K, L, M, और इस वाली को N बोलते हैं, या फिर पहली कक्षा को N बराबर 1 भी कह सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसलिए इसको N से प्रदर्शित करते हैं।
n बराबर 1, दूसरी कक्षा है तो n बराबर 2, n बराबर 3 एंड n बराबर 4। इसका अर्थ है किसी भी तत्व में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का जब हम वितरण करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं, हमें 2 से ज्यादा नहीं रखने हैं। दूसरी कक्षा में 18, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18, फिर अगली में 32। तो ये इससे आप बहुत सारे एलिमेंट के एटम्स बना सकते हो। तो यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया है वो सोडियम का लिया है। अब इसका परमाणु क्रमांक है 11, साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे 11। अकॉर्डिंग टू रूल इसमें पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो अब कितने कम होगा, 11 में से 2 भर दिए, बाकी कितने बचे 9। अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे दूसरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हमने 8 भर दिए, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे 9। अब 8 भर दिए तो कितने होगा 10। अब बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब ऐसे नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया या इसी में ही भर दें, वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, थर्ड कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा में। अब उसमें 18 रह सकते हैं। अब 18 नहीं है तो कहां से लाएं हम, अब हमारे पास एक बकाया है, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। और एक आपको बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे दें, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में कितनी ऑर्बिट होती हैं हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया सोडियम का 2,8,1, तो इसमें हम पता कर सकते हैं कि 1, 2, 3 यानी कि इसके एटम में 3 कक्षाएं होंगी, 3 ऑर्बिट होंगी, ठीक है ना। तो हम इसका एटम बनाएंगे और एटम जो बनाते हैं तो सेंटर में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब प्रोटॉन यहां पर कितने हैं 11, तो यहां पे 11 लिख देंगे, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने आ गए हैं 12, तो यहां 12 लिख देंगे। साथ ही साथ हम जानते हैं, ऑलरेडी हमने पता कर लिया है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं इसमें कितनी ऑर्बिट होंगी 3। तो हम इसमें सबसे सर्वप्रथम 3 ऑर्बिट बना लेंगे, 3 ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज अ सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड ऑर्बिट में 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि इसमें 1 आ जाएगा। तो ये किसका एटम बन गया, ये एटम हो गया सोडियम परमाणु, यानी कि Na एटम, ये सोडियम परमाणु बन गया। तो यहां पे हमने किस किस के बारे में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने परमाणु के बारे में जान लिया, परमाणु इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना। आप इससे अभी हम और आगे जानेंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ क्लोरीन का जानेंगे, फिर मैग्नीशियम का जानेंगे। लेकिन एटम बनाने से पहले हमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। तो ये हमने परमाणु सीख लिया। परमाणु के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम जानेंगे संयोजकता क्या होती है, धन विद्युती क्या होता है, ऋण विद्युती क्या होता है। अब हमने सोडियम का परमाणु सीख लिया, अब सबसे पहले हम क्लोरीन का परमाणु देखेंगे, क्लोरीन का क्या होगा। बाद में हम नाइट्रोजन का परमाणु बनाएंगे। क्लोरीन का बनाने के बाद हम जानेंगे धन विद्युती ऋण विद्युती क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये क्लोरीन है, तो यहां पर Z की वैल्यू ये हो गई और ये A की वैल्यू। अब वही फॉर्मूला कि Z बराबर P+ और बराबर E-। Z की वैल्यू 17, तो प्रोटॉन भी 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। ऐसे ही न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो A-Z यानी कि 35 - 17 17, तो ये कितना आ जाएगा, 35 में से 17 घटाएंगे तो यहां पे बचेगा 18। यानी जब हम क्लोरीन का परमाणु बनाएंगे तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 17 होंगे और न्यूट्रॉन 18 रहने वाले हैं। तो अब साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17 हैं, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहां पे 2 चले जाएंगे और दूसरी में 8। अब ये हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 10। अब बाकी रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7, तो वो थर्ड ऑर्बिट में आ जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू रूल इसमें भी कितनी ऑर्बिट होंगी, 3 ऑर्बिट होंगी।
अब इसका एटम बनाएंगे। तो एटम बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं उसका, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। एटम का जो सॉलिड भाग होता है वो न्यूक्लियस ही होता है। एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस पर ही सेंटर्ड होता है। बाकी जो ऑर्बिट होती हैं, यानी कि जो एटम होता है सबसे ठोस भाग होता है उसका न्यूक्लियस। सारा जो वेट होता है, द्रव्यमान होता है, वो नाभिक पर ही केंद्रित होता है। बाकी जो एटम का बाकी रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ भाग होता है वो उसको हॉलो कह सकते हैं आप, यानी कि मतलब कि खोखला। तो इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 17, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। इसमें 3 ऑर्बिट, इसमें भी 3 ऑर्बिट रहेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। अब पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। कुछ भी हमें इसमें अपनी मर्जी से नहीं करना है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसकी थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें तो ये सबसे पहले तो ये क्लोरीन एटम हो गया। अब आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हर एलिमेंट अपना स्थायित्व चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए अब जैसे कि हमने यहां पर देखा कि ये सोडियम परमाणु है, वो क्लोरीन परमाणु है। अब इसमें कितनी कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं हैं। उसमें कितनी है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाली कक्षा में ए, उसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी बाह्यतम कक्षा में, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसकी बाहरी कक्षा में। उससे हम जानेंगे कि धन विद्युती क्या होता है, ऋण विद्युती क्या होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि NaCl नमक का फॉर्मूला होता है, NaCl। इसका जो है रासायनिक नाम विज्ञान में, केमिस्ट्री में इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जब ये एटम जब ये क्या बोलते हैं, जब ये कंपाउंड बना तब इसमें सोडियम ने और क्लोरीन ने साझेदारी करी, तभी तो ये कंपाउंड बना, यौगिक बना। अब साझेदारी कैसे हुई, तो साझेदारी जो होती है इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन होती है, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच होती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच होती है। और वो साझेदारी किस प्रकार से हुई हम जानेंगे। अब देखिए साझेदारी किस प्रकार से होगी, बाहरी कक्षाओं में साझेदारी होती है, और हर एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपनी कक्षा में अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि अष्टक का मतलब 8। अपनी कक्षा में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है हर एलिमेंट। तो देखिए अब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हम 7 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार डॉट से दिखा देते हैं, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से। और सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने स्टार से दिखा दिया। अब जब ये कंपाउंड बना होगा तो इनके बिटवीन साझेदारी हुई, इनके बिटवीन साझेदारी हुई, और साझेदारी इस प्रकार से हुई, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने साझेदारी कर ली इस प्रकार से और बॉन्ड बना लिया बीच में। इन दोनों ने साझेदारी कर ली, तो यहां पे, या फिर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, दोनों की साझेदारी किस प्रकार से हुई, ये क्लोरीन एटम और ये सोडियम का एटम, इस प्रकार से दोनों ने साझेदारी कर ली। अब दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्ट हो गए, जुड़ गए इंटरनली। तो यहां पे कहने का मतलब ये है, यहां पे सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7, तभी इसका स्टेप पूरा होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए 1 की आवश्यकता है। अब भाई इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, इसको 1 की जरूरत है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, दान कर दिया, और इसको दान करके साझेदारी बना ली, साझेदारी कर ली। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दान कर दिया, ये मतलब डोनेट कर दिया। तो यानी कि ये जो है क्या बोलते हैं, धन विद्युती तत्व कहलाता है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। कोई भी दान कब करता है, जिसके पास पैसा होता है ना। तो इसके पास मनी थी, इसके पास धन था, इसने दान कर दिया और ये धन विद्युती तत्व हो गया।
इस प्रकार से हम सोडियम को कहेंगे कि सोडियम धन विद्युतीय तत्व होता है। अब क्लोरीन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन, उसको अष्टक पूरा करने के लिए एक की जरूरत थी, उसने एक मतलब कि कर्जा ले लिया किसी से। कर्ज मतलब वो कर्जदार हो गया, ऋणी हो गया, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो वो कर्जदार हो गया। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो ये जो है ऋण विद्युतीय तत्व कहलाता है, ऋण विद्युतीय तत्व कहलाता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो इस पे प्लस आ गया एक, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पे एक माइनस का आ गया। अगर ये सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करता तो इस पे प्लस का 2 आ जाता, अगर 3 करता तो प्लस का 3 आ जाता। क्लोरीन अगर दो ग्रहण करता तो इस पे माइनस का 2 आता, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ये अदर एटम से लेगा उतने ही उस पर माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये मतलब कि हमने जाना कि सोडियम पे प्लस आ गया, यानी कि इसने दान कर दिया था, तो सोडियम कैसा तत्व है? धन विद्युतीय तत्व है। और क्लोरीन कैसा तत्व है? ऋण विद्युतीय तत्व है, क्योंकि इसने दूसरे तत्व के एटम से एक इलेक्ट्रॉन कर्जा ले लिया, यानी ग्रहण कर लिया। ऐसे ही अदर एटम के साथ करता है, जिससे भी ये संयोग करता है। तो इनका जो कंपाउंड बना, अब सोडियम होता है, सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी इस पर आ गई, इसकी संयोजकता इसकी वैलेंसी इस पर आ गई, दोनों की बन है, बन लिखते नहीं है। तो ये इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहां पे आप ये समझ गए। अब संयोजकता क्या होती है? संयोजकता जो होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब साझेदारी में, ठीक है ना, जब जो बॉन्ड बनाते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या ग्रहण कर लेता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। इट मींस संयोजकता। तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? एक दान किया, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और क्लोरीन ने कितने ग्रहण किए? क्लोरीन ने 1 ग्रहण किया, तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। वैलेंसी के आगे हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, हमें बस ये देखना होता है कि किस एलिमेंट के एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए या ग्रहण किए, वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की होती है वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है माइनस की, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ऑक्सीजन। इसलिए जब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2 क्या होता है? क्योंकि दो ऑक्सीजन के 2 एटम साझेदारी करते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं, दोनों एक दूसरे को 2-2 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेते हैं, तो उसकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? वो 3 इलेक्ट्रॉन का कर्जा लेता है, तो उस पर क्या होता है? 3 इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। आयरन की क्या होती है? Fe की 2 और 3 दोनों होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो इज इट क्लियर? ये आपको समझ आ गया ना? तो अगले वीडियो में हम देखेंगे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का एटम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।